हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो आज मैं वीडियो आपके साथ बनाने जा रहा हूं दैट इज अबाउट द सीआरपीसी, और उसके अंदर आज हम दो सेक्शन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो सबसे पहला सेक्शन मैं करूंगा वो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का, जो आपने बहुत फेमसली सुना भी होगा, कर्फ्यू वाला सेक्शन जिसको हम कहते हैं। और उसके अलावा आज हम सेक्शन 144 ए डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने चैनल के जितनी भी वीडियोज़ हैं सबका लिंक दे रखा है। सीआरपीसी के ऊपर मैं ऑलरेडी 22-23 वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक देख के आप वहाँ पे सारा एक्सेस कर सकते हैं। सारा कंटेंट सीक्वेंस में मैं बना रहा हूँ। उसके अलावा मेरे चैनल पे लेबर लॉस की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जो कि आपके यूपीएससी ईपीएफओ के पेपर के लिए, आपके एलएलबी के नेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 12 से ज़्यादा कानूनों को मैंने वहाँ पे कवर कर रखा है सीरियल ऑर्डर में, सीक्वेंस के अंदर, और सारा इंटायर कवरेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज जो हम सेक्शन करने जा रहे हैं सीआरपीसी का, दैट इज अबाउट सेक्शन 144, कि यहां पे मजिस्ट्रेट की पावर होती है जब कभी भी कोई न्यूसेंस क्रिएट होने वाला हो या फिर किसी किस्म का खतरा मजिस्ट्रेट को लगता है, एप्रीहेंडिंग डेंजर, तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट आपका सेक्शन 144 का ऑर्डर पास कर सकता है। इसको हम धारा 144 के नाम से बड़ा फेमसली जानते हैं। आपने कई बार इसको न्यूज़ में देखा होगा, कई सारे राज्यों में लगता रहता है। दिल्ली में धारा 144 अभी रिसेंटली लगी थी, कश्मीर में धारा 144 लग जाती है कई बार, आपके कई अदर स्टेट्स में भी धारा 144 लगती रहती है। देखिए, सेक्शन 144 को जो बनाया गया है ना, वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाया गया, कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है वो पावर इसलिए दी गई है कि मजिस्ट्रेट जो पब्लिक ऑर्डर है उसको बनाए रखे, पब्लिक ऑर्डर का किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना हो, पहली चीज। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये किस किस मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। तो सबसे पहले डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम साहब, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है तो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो आपके इनसे जूनियर होते हैं पोजीशन वाइज। तो इन तीनों को पावर दी हुई है कि वो अगर उनको लगता है कि कहीं पे ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, प्रॉपर्टी को डेंजर है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी खराब हो सकती है, पब्लिक पीस खराब हो सकती है, सामाजिक शांति खराब हो सकती है, तो उस केस के अंदर यहां पे एक ऑर्डर पास किया जाएगा, पहली बात, और एक नोटिस दिया जाएगा जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर पास करना है कि वो कोई पर्टिकुलर एक्शन ना करे या वो कोई पर्टिकुलर एक्शन करे। जैसे मैंने सेक्शन 133 के अंदर भी आपको सीआरपीसी में बताया था कि जब कोई पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करना होता है तो जिसके खिलाफ ऑर्डर देना होता है तो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ एक ऑर्डर इशू कर देता है और वो समन की फॉर्म में उसके पास चले जाता है, नहीं तो प्रोक्लेमेशन के तरीके से भी उस ऑर्डर को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे भी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ वो ऑर्डर पास करना है 144 का, वो किया जा सकता है, जिससे किसी भी किस्म का अगर आपको मजिस्ट्रेट को लगता है कि ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, प्रॉपर्टी को डेंजर है, पब्लिक पीस खराब हो सकती है वहां पे, तो मजिस्ट्रेट विल इन्वोक दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। अब सवाल आता है यहाँ पे कि क्या वो सिर्फ किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ही हो सकता है? क्या वो सिर्फ किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ही हो सकता है? तो वो एक इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकता है, वो वहां पे सेट ऑफ पीपल जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं वहां पे भी हो सकता है, या फिर वो जनरली भी किसी एरिया में, एक सर्टेन एरिया में अप्लाई किया जा सकता है। आई मीन टू से कि सेक्शन 144 की जो एप्लीकेशन है, धारा 144 जो लगाई जाती है, तो वहां पे उसको जरूरी नहीं है किसी इंडिविजुअल के पर्सन के खिलाफ ही इशू किया जाए। हो सकता है कि वो किसी एक एरिया में लगा दिया, मान लीजिए मैं पर्टिकुलर दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली का एक द्वारका एरिया है, तो गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट चाहे तो द्वारका द्वारका में 144 लगा सकता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पूरी दिल्ली में 144 इन्वोक करवा सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू कर देंगे अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में कि वहां पे 144 इन्वोक हो गई है। तो वहां पे उनका पर्पस क्या होता है कि किसी किस्म का जो पब्लिक पीस है वो पब्लिक पीस ना डिस्ट्रॉय हो। अगर लगता है कि दंगे होने वाले हैं या फिर किसी किस्म का ऐसा माहौल खराब होने वाला है, तो वहां पे उस केस में 144 को इन्वोक करके उस पब्लिक ऑर्डर को और उस पब्लिक पीस को मजिस्ट्रेट मेंटेन करने का काम करता है। और इसी के लिए मजिस्ट्रेट को सेक्शन 144 के अंदर इस प्रकार की पावर ग्रांट कर रखी है। अब सवाल आता है कि अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ऑर्डर पास करना है तो नोटिस तो देना पड़ेगा, मतलब भाई इंडिविजुअल को बताना तो पड़ेगा ना, कि या फिर कहीं पे भी ऑर्डर पास करना है तो वहां पे उसको भी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। तो क्या हम ये एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकते हैं? एक्स पार्टे का मतलब कि बिना उसे जानकारी दिए।
तो लॉ कहता है आप एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास कर सकते हो, मगर इमरजेंसी के केस में। इमरजेंसी वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा मैं, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। इमरजेंसी सिचुएशन मतलब कि वहां पे इतना टाइम नहीं है कि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया, अगर तुरंत पावर इन्वोक नहीं करे, ऑर्डर को इन्वोक नहीं किया 144 का, तो शायद पब्लिक पीस परमानेंटली खराब हो सकता है वहां पे। तो उस केस में मजिस्ट्रेट विल नॉट वेट फॉर द पर्टिकुलर नोटिस टू बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन और टू बी सर्व्ड इन द पर्टिकुलर एरिया। हेयर द मजिस्ट्रेट विल पास द एक्स पार्टी ऑर्डर, और वहां पे मजिस्ट्रेट उस चीज को इमरजेंसी सिचुएशन है, अनअवॉइडेबल इंडिस्पेंसिबल सिचुएशन है, इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट हैज नो अदर ऑप्शन, मजिस्ट्रेट विल पास द एक्स पार्टी ऑर्डर। अब सवाल आता है कि क्या कोई व्यक्ति जो एग्रीव्ड है, मान लीजिए जो उस एरिया में रहता है, क्या वो व्यक्ति इस ऑर्डर को अल्टर या फिर रेसेंड करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है? द आंसर इज यस। या तो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दिया जा सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जा सकता है, और मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट इस ऑर्डर को सुओ मोटो भी रिमूव कर सकते हैं। सुओ मोटो मतलब ऑन देयर ऑन, खुद से। मजिस्ट्रेट और या फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये ऑर्डर को रिवोक कर सकती है, हटा सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये ऑर्डर फिर रहता कितने दिनों के लिए है, ये ऑर्डर की वैलिडिटी क्या है? तो देखिए, ये ऑर्डर 2 महीने के लिए इशू होता है, मगर अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, यूजुअली जो ऑर्डर का लाइफ है वो 2 महीने तक एक बार में किया जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अभी भी पब्लिक लाइफ जो है वो डेंजर में है, ह्यूमन लाइफ जो है वो डेंजर में है, और किसी किस्म की अभी भी एप्रीहेंशन है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी खराब हो सकती है, तो वहां पे इस ऑर्डर को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। कितने महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है? 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। 2 महीने के लिए जनरली पास किया जाता है, और अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, यहां पे इस ऑर्डर को अभी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है और इस ऑर्डर को अभी हमें चलाना चाहिए, यहां पे कर्फ्यू लगा रहना जरूरी है, तो उस केस के अंदर इसको 6 महीने भी, 6 महीने कहां से, जहां पे 2 महीना खत्म होता ना, वहां से 6 महीने, मतलब 2+6 हो गया। ये 2+4 नहीं हुआ, गलती से इसको 2+4 मत समझना। जहां पे 2 महीने का ऑर्डर खत्म होता, जो 2 महीने वाला, वहां से 6 महीने के लिए इसको स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जो भी एग्रीव पार्टी है, जो जिसके एरिया में कर्फ्यू लगा, वो एप्लीकेशन दे सकता है इस ऑर्डर को अल्टर करने का, रेसिंड करने का, रिमूव करने का। मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन जा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जा सकती है, और इवन की स्टेट गवर्नमेंट या फिर मजिस्ट्रेट ऑन देयर ऑन भी इस ऑर्डर को रिवोक कर सकते हैं। तो अगर वो इस ऑर्डर को रिवोक करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उनको बुलाएंगे, उस पर्सन को बोलेंगे कि हाँ बताओ किस ग्राउंड पे आप चाहते हो कि हम इस ऑर्डर को रिमूव करें, जो भी फैक्टर है। तो ये आपका सेक्शन 144 था, जो कि आपका कर्फ्यू वाला सेक्शन के नाम से जाना जाता है और बहुत फेमस सेक्शन है आपका। अब आते हैं हम सेक्शन 144A पे। देखिए, सेक्शन 144A जो है ना, ये एक स्पेशल सेक्शन है, जो कि हमने 2005 की क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट करी जब हमने, तब हमने इसको इंसर्ट किया। यहां पे ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है पावर टू प्रोहिबिट आर्म्स ड्रिल, कि यहां पे कोई ऐसा प्रोसेशन, कोई मास, कोई बड़ा भीड़, एक बड़ा संस्था, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आर्म्स वेपन के साथ ड्रिल कर रही है, कोई प्रोसेशन निकाल रही है, एक जलसा निकाल रही है जो आर्म्स के साथ है, तो उस केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, याद रखना यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 144 के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पावर थी, एसडीएम के पास भी पावर थी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, और आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी पावर थी। वेयर एज सेक्शन 144A की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे पावर मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी है, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि आर्म्स ड्रिल या फिर आर्म्स वेपन के साथ प्रोसेशन निकालने से, प्रोसेशन मतलब जलसा वगैरह निकालने से, प्रोसेशन निकालने से बहुत बड़ा डेंजर होने वाला है, खतरा आने वाला है, ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी पे दंगे हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट 144, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिर्फ एसडीएम और ईएम नहीं, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये ज्यादा सीरियस मैटर है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अप्लाई कर देगा ऑर्डर 144A का, जो कि 3 महीने तक रहता है। कितने टाइम तक रहता है? जो कि 3 मंथ तक अप्लाई होता है, पहली बात। दूसरी बात यहां पे आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस ऑर्डर को एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने तक। वही 6 महीना, जहां से 3 महीना खत्म होता है ना, तो वहां से 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, मगर एक्सटेंड करने का जो ग्राउंड रहेगा वो वही ग्राउंड रहेगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है
कि अभी भी जो खतरा है, जो डेंजर है, वो अभी बना ही हुआ है, वो खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट उस चीज को, उस पर्टिकुलर 144A के ऑर्डर को एक्सटेंड कर सकती है। अब सवाल आता है यहाँ पे कि ये जो आर्म्स वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 153AA, सेक्शन 153AA, वहां पे आर्म्स की डेफिनेशन लिखी है। पहले मैं 153AA बता देता हूं क्या होता है। सेक्शन 153AA ऑफ इंडियन पीनल कोड, नॉट सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 153AA कहता है कि अगर आप कोई आर्म्स कैरी करते हैं किसी प्रोसेशन के अंदर जहां पे मास ड्रिल हो रही है वेपन के साथ, तो वहां पे आपको 6 महीने तक जेल हो सकती है और आपको 2,000 रुपए तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो वहां पे आर्म्स की जो डेफिनेशन है, यहां पे वेपन ऑफ ऑफेंस की बात करी जा रही है, वेपन ऑफ डिफेंस नहीं, वेपन ऑफ ऑफेंस, जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, जैसे कि कोई शार्प एज्ड वेपन हो सकता है, जैसे कि कोई लाठी हो सकती है, बाकी गोलीबारी तो आपकी होती ही है। तो ये सारे आपके आर्म्स के अंदर आ जाते हैं। और अगर सेक्शन 144A सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो वहां पे अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक ऐसा प्रोसेशन, एक जलसा निकलने वाला, एक बहुत बड़ा संस्था, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म का मास ड्रिल करने वाली है वेपन्स के साथ, आर्म्स के साथ, तो वहां पे पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए इट इज नेसेसरी, नॉट फॉर द एसडीएम और ईएम, यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं मैं सेक्शन 144A में। यहां पे फिर वो क्या करेंगे, यहां पे उसके अंदर व्हाट दे विल डू, दे विल पास एन ऑर्डर, और 3 महीने के लिए वो वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोगों पे बोलेंगे भैया आप पे ऑर्डर लग गया और आप ये काम नहीं कर सकते, उस चीज को कैरी नहीं कर सकते, रोक देंगे उस चीज को कैरी करने से, जिसकी वजह से 3 महीने तक उस चीज को होल्ड किया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। उसके अलावा एक्सटेंशन सेम है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इसको एक्सटेंड करना है तो 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 144 और 144A में आपको याद रखना है कि 144 में जो ऑर्डर पास करने की पावर मैंने बताई थी आपको, वो डीएम, एसडीएम और ईएम दोनों के पास थी, वेयर एज 144A के अंदर जो पावर मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो आज मैंने आपको सेक्शन 144 और 144A के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में और पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल एजुकेशनल पैनासिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस प्लीज मेरे चैनल एक बार देखिए कि यहाँ पे कितना कंटेंट अवेलेबल है। सीआरपीसी मैं सीक्वेंस में बना रहा हूँ, और मेरी जब सिलेबस आपका कंप्लीट होगा तो मेरी काफी सारी सीआरपीसी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आपको रैंडम पार्ट देख रहे हैं मेरे चैनल पे, लेट सपोज पार्ट नंबर 15 देख रहे हैं, पार्ट नंबर 17 देख रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि वो पार्ट 17 ही होगा चैनल पे। आप चैनल के लोगो पे क्लिक करना, वहां से प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना और प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको सारा कंटेंट एक साथ अवेलेबल मिल जाएगा। So thank you so much guys for giving your precious time to me. Thank you very much.